अगला बिंदु है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है और इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। ठीक है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है, इन तीनों का अनुपात जो होता है 1:2:1 का अनुपात होता है, जिनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 1:2:1 का अनुपात होता है। जैसे जल के अणु में H2O में 2 भाग हाइड्रोजन होता है तो 1 भाग ऑक्सीजन होता है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो होते हैं वो हैं गन्ना, इसके अलावा चावल, इसके अलावा आलू, अरबी, मक्का, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं जिनसे हम लोग प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज, सुक्रोज मीन्स चीनी, लैक्टोज, ये सभी सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और सभी सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए चीनी या ग्लूकोज, फ्रक्टोज खाया जाता है तो उसका स्वाद मीठा होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, यह जटिल होती है इसकी संरचना, इसीलिए इसको जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? मंड है, स्टार्च कहते हैं, जो चावल से प्राप्त होता है, जो चावल में माड़ निकलती है उसमें स्टार्च पाया जाता है। सेलुलोज, जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति सेलुलोज से ही मिलकर बनी होती है। काइटिन, इसके अलावा ग्लाइकोजन, ये सभी जो होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये आलू, चावल, अरबी, मक्का आदि में पाए जाते हैं। अब है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, अगर कार्बोहाइड्रेट हम भोजन में लें तो उस कार्बोहाइड्रेट के ग्रहण करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जब पहुंच जाएगा तो कौन सा कार्य करेगा? तो इसमें पहला उसका कार्य है, कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए इसे हम जैविक ईंधन भी कहते हैं। दूसरा है, यह कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों की रचना में सहयोग भी करता है। और तीसरा इसका कार्य होता है, स्टार्च के रूप में पौधों तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में भी संचित होते हैं और यह ईंधन, संचित ईंधन स्रोत के रूप में भी माने जाते हैं जो बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है वसाएं, फैट कहते हैं, लिपिड्स भी कहा जाता है इसे। वसा का भी निर्माण जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से होता है, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन के मिलने से बनता है और वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर मुख्य यही है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट के तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है, संख्या में भी कम होती है। वसा जो होता है ताप नियंत्रक होता है, बॉडी से हीट को बाहर निकलने से रोकता भी है और इसके साथ साथ कोशिका कला के निर्माण में भाग लेता है वसाएं और बॉडी को ऊर्जा भी देते हैं। वसाएं जो होती है ताप नियंत्रक, कोशिका कला के निर्माण में भी भाग लेती है और बॉडी को ऊर्जा भी प्रदान करती है। वसाएं का स्रोत कौन कौन से होता है, किस भोज्य पदार्थ से हम प्राप्त करते हैं? तो वो है मक्खन, पनीर, दूध, घी, नारियल, तिलहन, सरसों, बादाम, मूंगफली, इन सभी चीजों के को ग्रहण करने से हमें वसाएं प्राप्त होती है। वसाओं को अगर भोजन के रूप में ग्रहण करें तो क्या लाभ होगा? तो वसा जो होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट करता है ठीक उसी प्रकार वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर की आकृति को भी प्रदान करता है, शरीर की एक निश्चित आकृति को भी प्रदान करने में सहायता करता है। इसके साथ साथ शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। कुछ ऐसे विटामिन हैं जैसे ए, डी, ई के वसा में ही घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई हार्मोन्सों को विलायक के रूप में भी कार्य करता है वसा।